नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत करेंगे असम और बंगाल के चुनाव की। असम और बंगाल दोनों जगह तीसरे चरण के लिए मतदान 6 तारीख को होंगे और इसी के साथ साथ असम में चुनाव एक तरीके से मतदान पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बंगाल में अभी 3 चरणों के मतदान के बाद भी 5 और चरण में पोलिंग होगी। तो पहला सवाल ये उठता है कि आखिर असम में तीनों चरण के क्या हालात हैं, वहां पर क्या राजनीतिक समीकरण बन बिगड़ रहे हैं और क्या कुछ पिछले 2016 2019 के आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। लेकिन सबकी नजर चूंकि बंगाल पे लगी हुई है और बंगाल इस वक्त पूरे देश के निशाने पर है। जो कोई मिलता वो यही पूछता कि बंगाल के अंदर क्या होगा, क्या ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी या ममता बनर्जी चुनाव हारेंगी। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी हार रही। अब वो तो दूसरे चरण के मतदान के समय में नंदीग्राम का काम हो चुका है, लेकिन जो तीसरे चरण का मतदान होने वाला है उसमें किस पार्टी की कैसी स्थिति है, कौन मजबूत है, कौन कमजोर है, किसको मेहनत करनी है, इस पर करेंगे बातचीत। दरअसल पश्चिम बंगाल में जो है वो 31 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे और असम में 40 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। तो राजनीतिक समीकरण समझने के लिए, अतीत को समझने के लिए और आगे के बारे में एक अंदाज लगाने के लिए हम बात करेंगे कार्तिकेय बत्रा से। कार्तिकेय जो फिलहाल मेरीलैंड यूनिवर्सिटी में है, लेकिन उसके पहले वो जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं और डेटा के माध्यम से यानी आंकड़ों के माध्यम से चुनाव पर बातचीत करते हैं। कार्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये बंगाल में जो 31 सीटों के लिए मतदान होगा उसमें किस पार्टी की क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत उनको वोट मिले हैं और क्या कुछ इस वक्त संभावना दिखाई पड़ रही है। आशुतोष जी, आपने जैसा बताया बंगाल में 31 सीटें 3 जिलों में ये स्कैटर्ड हैं। साउथ 24 परगना, हुगली और हावड़ा। और ये 2019 में भाजपा के सर्ज के बावजूद टीएमसी का एक तरीके से गढ़ था। ये किला उन्होंने बचा के रखा था। तो दोनों 2016 में अगर हम देखें, 16 में 31 में से 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीती थी और 2 सीटें गठबंधन जीता था, कांग्रेस और लेफ्ट का। उस समय वोट शेयर था 50% और 40%। अब ये अपने आप में बहुत मजेदार बात है कि एक पार्टी 50% वोट लाकर 29 सीटें जीतती है और दूसरा गठबंधन 40% वोट लाकर केवल 2 सीटें जीत पाता है। और उस समय भाजपा का वोट शेयर केवल 7% था। 19 में स्थिति बस इतनी बदलती है कि कांग्रेस और लेफ्ट की जगह भाजपा आ जाती है। आंकड़े बिल्कुल वही रहते हैं, 29 सेगमेंट्स में तृणमूल की लीड और 2 सेगमेंट्स में भाजपा की लीड। और अब जैसा कि हम पहले से भी देख रहे हैं, ऐसा फिर लगता है कि भाजपा और गठबंधन के वोट शेयर को किसी ने उलट दिया है। तो तृणमूल 51 पे ही रहती है, 51%। भाजपा आ जाती है 37.5%, 7 से 37.5% पे। और कांग्रेस और लेफ्ट का मिला के, फिर बोल रहा हूं गठबंधन नहीं था बट फिर भी मिला के अगर हम देखें तो 40 से घटकर 9% पे आ जाता है। ये समीकरण बनते हैं, पर कहने का मतलब ये है कि 19 में बीजेपी की एक सर्च के बावजूद ये इलाका तृणमूल के साथ खड़ा रहता है। बिल्कुल। तो क्या कारण आपको समझ में आया कि अचानक पूरा का पूरा लेफ्ट कांग्रेस यहां से गायब हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी बहुत पावरफुल स्थिति में पहुंच जाती है, उसका वोट शेयर 37.5% हो जाता है। आशुतोष जी, वही बात है जो हम कहते आ रहे हैं पिछले 2 एपिसोड से भी कि ऑन ग्राउंड जो कुछ चीजें ऐसी हुई जिसके बाद जो वोटर था वो माइग्रेट कर जाता है भाजपा की तरफ। और 2018 का पंचायत चुनाव उनमें से एक चीज है। साथ ही साथ भाजपा बहुत केयरफुली जिस तरीके से माइक्रो आइडेंटिटीज को टारगेट करती है बंगाल में, जैसे कर रही है। अब ये साउथ 24 परगना वो इलाका है जहां कुछ इलाकों में मतुआ समुदाय जो है, शेड्यूल्ड कास्ट, और हुगली और हावड़ा में भी शेड्यूल्ड कास्ट की ठीक ठाक संख्या है। एक जिले में 15% के आसपास है, एक में 25% के आसपास है। तो भाजपा क्या करती, और अच्छा साथ ही साथ यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक मात्रा में है। साउथ 24 परगना में 35% है, हावड़ा में 25, हुगली में 15। तो हमने ये बात करी थी कि देखिए, एक समय एक लेवल तक आते आते माइनॉरिटी पॉपुलेशन पोलराइजेशन के लिए एकदम परफेक्ट बन जाती है एक पार्टी के लिए। एक पॉइंट के बाद आप पोलराइज नहीं कर सकते, फिर आप किसको पोलराइज, किसके खिलाफ करेंगे। पर ये जो 15, 25, 35, ये बिल्कुल आइडियल एक रेशियो फिट बैठता है यहाँ पोलराइज करने के लिए। एक तरफ
माइनॉरिटीज, और दूसरी तरफ आप एससीज को और एसटीज को बोलते हैं कि देखिए आपको जो सरकार ने नहीं दिया वो शायद आप दूसरे धर्म वाले को दिया, तो अब आप अपनी एससी एसटी आइडेंटिटी से ऊपर उठकर अपनी धर्म की आइडेंटिटी को से जुड़ें और हमको वोट दें, क्योंकि हम इसमें इक्वालिटी लेकर आएंगे। और इसी के साथ साथ 18 का जो पंचायत चुनाव होता है वो भी एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। तो स्थिति लगभग वही है जो हमने पिछले 2 चरणों में देखी थी, कारण उसका वही है मोटा बट मोटा। ये अचानक लेफ्ट और कांग्रेस अचानक गायब हो जाते हैं, ये महज इस वजह से तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहां मेहनत कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सालों से मेहनत कर रही है। जी अचानक लेफ्ट और कांग्रेस से इतना जबरदस्त मोहभंग 2016 की तुलना में 2019 में 3 साल में, इसका कुछ तो और कारण होगा, इनकी अपनी कुछ यही है कमियां होंगी। बिल्कुल आशुतोष जी, यही है कि देखिए कांग्रेस और लेफ्ट अपने आप को जितना रिवाइव करना चाहते उस समय वो शायद नहीं कर पा रहे थे जमीनी स्तर पर। देखिए कांग्रेस तो वैसे भी आशुतोष जी बंगाल में केवल एक भूगोल तक सीमित है, मालदा मुर्शिदाबाद। लेफ्ट लेफ्ट का एक प्रेजेंस होना चाहिए था, और कायदे से शेड्यूल्ड कास्ट जो एक तबका है या जितने भी निचले तबके हैं, कायदे से लेफ्ट को उनका चैंपियन बनना चाहिए था। पर कहीं ना कहीं लेफ्ट वहां पे सक्षम नहीं रहा। तो हुआ क्या कि 18 तक आते आते जो लेफ्ट का काडर जमीन पे था और कांग्रेस का भी, वो तृणमूल के काडर से इतना परेशान हो गया था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तो विकल्प के चलते वो भाजपा की तरफ देखने लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो बंगाल को सीरियसली भी ले रही है और जिसके पास शायद वो मनी पावर और मसल पावर भी है, कि अगर हम इनसे जुड़ेंगे तो हमें वो संरक्षण मिल पाएगा जो हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस वजह से माइग्रेशन होता है। लेकिन आशुतोष जी अगर हम अभी आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि 19 के बाद भी कुछ यहाँ ऐसा होता है जिसकी वजह से ममता बनर्जी भी शायद अभी थोड़ी इनसिक्योर हो रही होंगी। वो क्या चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है? जी, तो पहले मैं ये बता दूं आशुतोष जी कि हम लोग काफी समय से ममता बनर्जी की हम लोग उनके जो गढ़ में छेद ढूंढ रहे हैं कि बीजेपी कहां पे अटैक करेगी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी बंगाल में एज अ फिगर बहुत पॉपुलर है। बंगाल में ममता बनर्जी एज एन इंडिविजुअल उनकी पॉपुलैरिटी काफी अच्छी है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनके फील्ड लेवल के वर्कर्स की है। 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा, ममता बनर्जी ने जो स्कीम्स निकाली हैं वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही है, स्कीम्स का इंटेंशन अच्छा है पर उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम है। दूसरी बात आशुतोष जी, फीमेल वोटर किस तरफ जाएगा इस चुनाव में, शायद हम इस पे काफी ज्यादा बात नहीं करते, करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के चुनाव में महिलाओं ने बहुत बड़ा रोल निभाया था फाइनल डिसीजन जब आया नीतीश कुमार जी के हक में, और जो जेडीयू का परफॉर्मेंस था। तो इस पृष्ठभूमि को रखते हुए अब जो मैं बताऊंगा कि 19 के बाद क्या होता है, 20 में अम्फान आता है, अम्फान साइक्लोन। और जिन इलाकों में तृणमूल ने 19 में स्वीप किया था, जिसका ये भी हिस्सा है जो इस चरण में सीटें जा रही हैं जी। उन इलाकों में हावड़ा, हुगली जिला, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, पिछली बार सुंदरबंस डेल्टा की काफी सीटें गई थी, इस बार भी कुछ जा रही हैं। तो सुंदरबंस डेल्टा, अम्फान के बाद जो एक रिलीफ कार्य होना था, तृणमूल के पास एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी पॉपुलैरिटी को फील्ड पे रीगेन कर लेते या कंसोलिडेट तो कर ही लेते। लेकिन वहां पे करप्शन होती है और उसका मुद्दा उठाया जाता है और वो मुद्दा कोर्ट तक भी जाता है। और अब फील्ड में वो मुद्दा बढ़ चढ़ कर आ रहा है और भाजपा इसको अच्छे से बुना रही है। तो यही कारण है कि ममता बनर्जी की अपनी पर्सनालिटी की पॉपुलैरिटी के बावजूद फील्ड में 19 से लेकर आज तक जो उनका गढ़ था वहां पर भी कुछ गलत हुआ है। तो ये कारण उनके लिए थोड़ा परेशानी का है। ये बताइए क्या 29 सीटें तृणमूल रिटेन कर पाएंगी 2016 की? मैं ये इस बात से इनकार नहीं करता कि तृणमूल यहां पर फिर अच्छा ही करेगी जैसा मुझे लगता है, क्योंकि एक कंसोलिडेशन होगा, एक उनका कमिटेड वोटर है, महिला वोटर जैसा कि हम कह रहे हैं। आशुतोष जी बहुत मुश्किल है कि 29 से सीधा 4-5 पे वो आ जाए, लेकिन 29 और 2 जैसा फिगर तो नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि भाजपा भी जानती है कि उनको अगर जीतना है तो उनके एरियाज जहां पे उन्होंने अच्छा नहीं किया था उनमें से ये एरिया था। तो यहां पर आउटरीच के द्वारा, जैसा आपको मैंने कहा, नामशूद्रा, मতুआ, सोशल, ये शेड्यूल्ड कास्ट और तरह के शेड्यूल्ड कास्ट जितने भी हैं, और ये अम्फान जैसे मुद्दों को तूर देकर पोलराइजेशन के जरिए वो बहुत कोशिश करेंगे कि इन एरियाज में जहां पे तृणमूल ने अपना गढ़ बचा के रखा था वो इनरोड्स कर पाए। मुझे लगता है कि भाजपा यहां गेन करेगी, क्योंकि आशुतोष जी
टीएमसी मैक्स आउट कर गई थी, जी। जैसा कि आपने मुझे असम में कहा था, अपर असम में पिछली बार बीजेपी मैक्स आउट कर गई थी। तो वही बात है, 29 से ऊपर आप कहां जाएंगे? और 29 को तीसरी बार बचाना, मतलब एक बार बचाया, एक बार लाए, 2 बार बचाया और तीसरी बार फिर बचाना उसको मुश्किल होगा। और अब असम के बारे में बातचीत करते हैं। असम, जैसा कि हमारे दर्शकों एक को आखिरी बात आशुतोष जी की जी। अभिषेक बैनर्जी की जो लोकसभा सीट है उसके कुछ सेगमेंट्स चुनाव में जा रहे हैं, तो कुछ प्रेस्टीज का भी यहाँ पे मुद्दा रहेगा। बस एक आखिरी ठीक है। पॉइंट है। असम के बारे में बात करेंगे। दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण की तैयारी चल रही है और इसके साथ साथ तीनों चरण के चुनाव असम में पूरे हो जाएंगे। यानी असम के अंदर जो 126 सीटों के लिए मतदान की बात थी वो पूरी इसी के साथ साथ पूरी हो जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि दरअसल असम में होगा क्या। तो असम में कुल 40 सीटों के लिए मतदान पड़ने वाले हैं और इन 40 सीटों का आंकड़ा 2016-2019 का क्या कहता है, किसके पक्ष में पहले वोट पड़े थे, किसके लिए कितने प्रतिशत वोट पड़े थे, जरा इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें। जी, तो 16 में आशुतोष जी एनडीए 23 सीटें लाता है 40 में से, यूपीए 11 और एआईयूडीएफ 6 सीटें। वोट शेयर 39% एनडीए, यूपीए 27 और एआईयूडीएफ 16। अब एनडीए का जो 23 का आंकड़ा है उसमें बहुत जरूरी ये नोट करना है, 8 सीटें बीपीएफ लेकर आता है, जो अब कांग्रेस के साथ जाके जुड़ गया है यूपीए। और एक और चीज, लोअर असम में 16 में एआईयूडीएफ और कांग्रेस अपना 5 सीटों में नुकसान करते हैं वोट काट के। प्योर अरिथमेटिक, नॉट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री उसकी अलग है, वो अलग बात करेंगे। वहां पर आज के अगर हम अलायंसेस देखें तो वो वोट शेयर जुड़ के सिर्फ, अगेन प्लेन अरिथमेटिक, 53% यूपीए और 31% एनडीए। मतलब गणित के हिसाब से ये एक स्वीप होना चाहिए कायदे से। 19 में ये आंकड़ा लगभग उतना ही रहता है, कांग्रेस और यूपीए 10 सीटें, एनडीए 16, एआईयूडीएफ 8 और बाकी इंडिपेंडेंट एक थे वहां पे। वो ये सेगमेंट्स की लीड्स हैं, असेंबली सेगमेंट में लीड्स 19 में। 30% मिलता है यूपीए को, 37% एनडीए को और एआईयूडीएफ को मिलता है 15%। तो ये तो है परिस्थिति अलायंस बनने से पहले। अब बन गए हैं अलायंसेस और बहुत इंटरेस्टिंग है जो अब नया संदर्भ बना है, हम शायद चर्चा करेंगे आगे इसके बारे में। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर 2016 के आंकड़े अगर मिला लें तो एनडीए और कांग्रेस के आज के गठबंधन में करीब 17 से 18% वोटों का फर्क दिखाई पड़ रहा है। 22% 22% का। और अगर हम 2019 के अगर आंकड़ों को मिलाएं तो भी लगभग 15 से 16% का फासला है। इसका मतलब ये है 19 के मिलाएंगे थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, रीजनल पार्टीज को नेशनल इलेक्शन में कम वोट मिलता है, तो और वो सीटें भी कम लड़ते हैं। जैसे अजमल साहब ने सिर्फ एक अपनी धुबरी की सीट वहां से निकाली थी और अजमल साहब ने 19 में सारी सीटें लड़ी भी नहीं थी असम में। और बीपीएफ का भी वोट शेयर, क्योंकि देखिए वही बात है, हम स्टेट इलेक्शन में रीजनल पार्टी को ज्यादा देंगे सीटें और नेशनल इलेक्शन में कम देंगे। तो हाँ, बट फिर भी यूपीए क्लियर लीड में रहेगा, 10% की लीड में। अगर हम, क्योंकि अगर इसमें जैसे 30% कांग्रेस का है, 15% अजमल का है, तो 45% तो सीधे हो गया। और अगर एनडीए को देखें तो 37% था, लेकिन उसमें से अगर आप बीपीएफ को निकाल देते हैं 2-3% निकाल दीजिए, तो वो बीपीएफ एनडीए से निकलता है, इसमें जुड़ता है, तो करीब 12-13% का आराम से फासला दिखाई पड़ता है प्योर अरिथमेटिक्स के टर्म्स में। बिल्कुल अब सवाल ये उठता है कि अगर ये आंकड़े अगर इस तरीके से रहते, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 10% नहीं, अगर 5-7% का भी फर्क अगर इनके बीच में रहता है केमिस्ट्री की वजह से या किसी और वजह से, तो इसका मतलब ये है कि 40 की 40 सीटों में से यूपीए गठबंधन को स्वीप करना चाहिए, कम से कम 30 सीटें तो लानी चाहिए कम से कम। मैं एग्जैक्टली यही बोलने वाला था, एग्जैक्टली ये नंबर मेरे दिमाग में आशुतोष जी। मैंने कल क्या किया, मैंने सीट्स इंडिविजुअली देखी और उनका मैंने कैंडिडेट प्रोफाइल देखा। कुछ जगहों पे भाजपा तक ने माइनॉरिटी उम्मीदवार उतारे हुए हैं, तो वो सीट्स वैसी हैं, और कुछ जगहों पे उल्टा भी है। कुछ जगहों पे क्या हुआ था कि बोडो बीपीएफ ने और एआईयूडीएफ ने आपस में लोगों का अपना वोट काटा था। अब बोडो पार्टी जहां लड़ रही है उसको बोडो वोट भी मिलेगा और उसको मुस्लिम वोट भी मिलेगा, जो बीपीएफ लड़ रही है। लेकिन अब चुनौती क्या है कि भाजपा और यूपीपीएल, एक और नई पार्टी है बोडो एरिया की, यूपीपीएल, ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के हेड हैं अभी इस समय। ये वहां पे जो ऑटोनॉमस काउंसिल है वो चला रहे हैं। तो बोडो वोट बढ़ सकता है बीपीएफ और यूपीपीएल के बीच में, और भाजपा का भी कुछ एक वोट शेयर जाएगा। लेकिन बीपीएफ को जो कुशन मिलेगा वो मुस्लिम वोट का मिलेगा। और ये याद रखिएगा आशुतोष जी, 2012 में कोकराझार में ही बोडोज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत एक दुखद सिचुएशन बनी थी जहां पे वायलेंस हुई थी। लेकिन आज की तारीख में
ये साथ में एक ब्लॉक यूपीए के पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है। पूरा बोडो वोट नहीं शायद, पर काफी हद तक बोडो वोट जो बीपीएफ का है। अच्छा, बीपीएफ के खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत सालों से वहां पर एक बोडो पार्टी बनकर उभरे हैं। वो आप जब से बने हैं ना आशुतोष जी, वो कभी एनडीए के साथ, कभी यूपीए के साथ, वो तकरीबन तकरीबन हमेशा पावर में ही रहे हैं। तो ये सारे समीकरण बहुत मजेदार होंगे, और फाइनल चुनाव के रिजल्ट में जो बोडोलैंड का रिजल्ट आएगा उसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। इन इलाकों में 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो बीजेपी का जो कैंपेन है पोलराइजेशन का, वो कितना प्रभावी हो सकता है यहाँ पे? नहीं होगा ना आशुतोष जी, वही बात है। आप स्मृति ईरानी जी मेरे ख्याल से कुछ 2-3 दिन पहले वहां पर थी, तो वो भाईचारे की बात कर रही थी। इस एरिया में आप पोलराइज नहीं कर सकते, उसका कारण बहुत साफ है। जिले वाइज अगर आप देखो पॉपुलेशन, तो 35% से ऊपर है। कुछ जिलों में ये 70-80% चली जाती है। अब आपको पोलराइजेशन तब काम आती है, और ये बात आपने भी कही थी उस दिन हमारे शो पे आलोक जी के साथ। पोलराइजेशन तभी काम आती है जब जो माइनॉरिटी वोट होता है वो एक सर्टेन परसेंटेज रेंज के अंदर रहता है, 10, 15, 20% तक। जैसे ही वो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है 40, 45, तो आप फिर किसको पोलराइज करोगे, किसके खिलाफ? अगर आप पोलराइज कर भी लेते हो, अगर 40% मुस्लिम है, तो 60% हिंदू क्या सारा आपको वोट कर देगा? पहली बात तो वो 60% पूरा का पूरा हिंदू होगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी आइडेंटिटीज हैं। अब हिंदू के अंदर बोडो भी आता है, हिंदू के अंदर अनुसूचित जनजातियां भी आती हैं, तो सब तो ऑन मास आपको वोट नहीं करेंगे। और आप अगर पोलराइज करोगे तो वो 40% जरूर आपके खिलाफ जरूर वोट कर देंगे। तो आप सामने वाले को रेडीमेड एक 40% का चंक दे दोगे, ये उम्मीद में कि आप 60% पूरा ले जाओगे, ये रियलिस्टिक नहीं है। तो ये सीट्स उस लेवल ऑफ पोलराइजेशन के लिए कंड्यूसिव नहीं है। ठीक है, इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये देखा जाए तो एक तरीके से पिछड़ा इलाका है, पर जहां तक मेरी समझ है आशुतोष जी, माइनॉरिटी इलाका है, और यहां पर गोलबंदी होगी महाजोत के पीछे। महाजोत के पीछे गोलबंदी होगी, और मेरे ख्याल से यही जानते थे हिमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी। उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं चाहिए माइनॉरिटी का, और इसीलिए उनकी उम्मीदें अपर असम में थी। बाकी डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ खास इलाका ये अच्छा नहीं है देखा जाए तो वो मुद्दे तो हैं ही हैं, और आइडेंटिटी का मुद्दा, और हाँ बोडोलैंड का मुद्दा जो है, तो बोडो अकॉर्ड जो साइन हुआ है रिसेंटली, तो उसमें बीपीएफ को लगता है कि हमें गलत डील दी गई है। तो ये भी काफी मतलब इसकी जो डेमोग्राफी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत सारे मुद्दे रह सकते हैं। पर हाँ, 2-3 जो टॉप पे आते हैं दिमाग में, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो बाकी लोकल एंटी इनकम्बेंसी कितनी होगी एमएलएस के खिलाफ, वो तो बताना मुश्किल है आशुतोष जी, वो तो जमीन पे जाके पता चलेगा। बिल्कुल। कार्तिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दरअसल असम में एक तरीके से 3 असम है, अपर असम, बराक वैली और लोअर असम। इस बार का जो पोल होने वाला है वो लोअर असम और बोडोलैंड के कुछ इलाकों के अंदर पोलिंग होने वाली है, तो जाहिर सी बात है इनका मिजाज अपर असम और बराक वैली की तुलना में थोड़ा अलग होगा। अब यहाँ का मतदाता किस तरीके से वोट डालता है, क्या वो पिछले बार की तरीके से कांग्रेस और अजमल के साथ खड़ा होता है या फिर कुछ और समीकरण बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए थे। ये थी असम और बंगाल पे हमारी चर्चा। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।